नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। शुक्रवार को करीब 1% तक चढ़े अमेरिकी बाजार। डॉइश बैंक का मामला सुलझने की उम्मीद से मिला सहारा। एशियाई बाजारों की आज अच्छी शुरुआत। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में करीब 13% टूटा कॉग्निजेंट का शेयर। कंपनी की ओर से भारत में हुए भुगतान की जांच शुरू होने का असर। सिटी ने इसे डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दी। स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 53,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगी। 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज को मिला सबसे अच्छा रिस्पांस। 700 मेगाहर्ट्ज के लिए नहीं लगी बोली। आज फिर सुबह 9 बजे से होगी नीलामी। त्योहारी सीजन में ऑटो कंपनियों ने पेश किए शानदार बिक्री आंकड़े। मारुति की घरेलू बिक्री में 30% का इजाफा। M&M और आयशर मोटर्स ने भी पेश किए उम्मीद के मुताबिक बिक्री आंकड़े। और कश्मीर में सेना के बारामूला कैंप में आतंकियों ने किया हमला। BSF का एक जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। चलिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और जितने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी बीते हफ्ते की, वो इस हफ्ते भी शायद डोमिनेट करती हुई नजर आए या फोकस में रहे। आपको याद होगा, बीते हफ्ते ग्लोबली डॉइश बैंक ने मूड बिगाड़ा था। लाइव लोज पे वो स्टॉक पिटता हुआ पहुंच गया था और शुक्रवार को बहुत स्ट्रांग रिबाउंड, 14% की मजबूती के साथ कामकाज और उसी ने मूड सुधारा। अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती 3/4 से 1% की। यूरोप में बेहतर कामकाज होता हुआ और एशिया में भी, क्योंकि डॉइश बैंक की चिंताएं ईज ऑफ होती हुई, उसका फायदा मिल रहा है। इसलिए आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी आएगा मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। लेकिन मैंने कहा था पिछले हफ्ते के तमाम इवेंट्स फोकस में, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क उसको आपको नजर रखनी होगी इस हफ्ते भी, क्योंकि जैसे हमने हेडलाइन में मेंशन करा, कल देर रात आतंकियों ने आर्मी कैंप जो जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे अटैक करा। तो वो जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बरकरार। और साथ साथ एक बात ध्यान रखें, हफ्ते की शुरुआत में कल ही क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। उर्जित पटेल साहब की मेडन यानी कि पहली क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी ये कल पहली पॉलिसी होने वाली है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके बीच इंडियन मार्केट्स कामकाज करेंगे। मजबूती के इंडिकेशंस ऑलमोस्ट 0.4% या आधे % के आसपास की बढ़त के साथ खुलेंगे। तो हमें गैप अप के साथ CNBC आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। तो ऐसे में रणनीति क्या हो, ये अनिल से डिटेल में समझूंगा। अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट मनोज सचदेव साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी आज होगी बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत, तो मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बेहतर ग्लोबल संकेत और पूरा क्रेडिट डॉइश बैंक के शेयर को? बिल्कुल पूरी तरीके से क्रेडिट डॉइश बैंक को जाएगा, साथ ही क्रूड को जाएगा। ब्रेंट $50 के आसपास पहुंच गया है और एक तरीके से कहें तो पहली बार दिसंबर के बाद क्वार्टरली हाईएस्ट क्लोजिंग पे यूएस मार्केट बंद हुए हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि डॉइश बैंक के ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने फाइन लगाया था $14 बिलियन के आसपास, उसका सेटलमेंट शायद $5.25 या $5.5 के आसपास हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट दुनिया की बड़ी एजेंसीज की तरफ से आई, तो इससे बहुत ज्यादा अपमूव आया। 14% डॉइश बैंक का स्टॉक उछल गया, जो 2011 के बाद से सबसे बड़ी उछाल एक दिन में थी। साथ ही जर्मनी की तरफ से भी ये फीलर्स मिले थे कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। इस वजह से मार्केट को एक सपोर्ट मिला और ऐसा जो लोगों को डर था कि डॉइश बैंक की वजह से तमाम फाइनेंशियल बैंक और इंस्टीट्यूशंस को दिक्कत होगी, वो ईज आउट होती हुई दिखी। इसलिए एक बड़ी रैली बाजार में बनती हुई दिखी यूएस मार्केट में। लेकिन पूरी तरीके से ये डॉइश बैंक के इर्द गिर्द नहीं घूमती रही है। दूसरे फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी जिनका कोई लेना देना नहीं था उससे। तो वो एक कह सकते हैं आपकी एक रिलीफ रैली थी और एंड ऑफ द क्वार्टर था, तो हो सकता है NAV बूस्टर रैली भी रही हो। बाकी तो अब चूंकि नया हफ्ता शुरू हो रहा है फ्रेश ट्रिगर्स के साथ, तो वो देखना होगा। ओके, वैसे ध्यान रखें, मूड सुधारा डॉइश बैंक ने। और बीते हफ्ते इसी चैनल पे आपको याद होगा साइरस दारूवाला साहब सिंगापुर से जुड़े थे लाइव। उन्होंने कहा भी था कि उनका फंड यूरोप में डॉइश बैंक को खरीदना शुरू कर चुका है। तो देखिए किस तरह का स्ट्रांग रिबाउंड आता है। आपने सबसे पहले यही सुना था कि शायद गिरावट खत्म होने के कगार पे खड़ी है। लेकिन ये जो नीरज हाईलाइट दे रहे हैं डॉइश बैंक के अच्छे मूवमेंट के बाद, हमने देखा गोल्ड ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंताएं थी काफी हद तक कम हुई शुक्रवार को। और कच्चे तेल में तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। बीते महीने सितंबर में
मैं मंथ ऑन मंथ रिटर्न कैलकुलेट कर रहा था, 8% के आसपास का उछाल दिया है कच्चे तेल ने। ऐसे में आज कमोडिटी में रणनीति क्या हो, ये डिटेल में आगे फोकस करेंगे, लेकिन पहले इक्विटी पर नजर डालिए। फ्राइडे को आपको याद होगा मिला जुला कामकाज देखने को मिला था, अस्थिरता थी, वॉलेटिलिटी के साथ हमने देखा फ्राइडे को ट्रेड्स। हालांकि दिन के लोज से एक अच्छी रिकवरी, इंटरडे का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। तो फाइनली निफ्टी में 1/4% के आसपास का उछाल था, 20 अंक की मजबूती और 8600 के ऊपर 8611 के आसपास के लेवल्स पे जाके हम क्लोज हुए। हाईलाइट था ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। थर्सडे की तगड़ी पिटाई के बाद आपको याद होगा यही वो पॉकेट थी जिसमें बहुत तगड़ा प्रेशर आया था, जब वो खबर आई थी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया ने कर दी हैं पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट बेस कैंप्स पे, लॉन्च पैड जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद देखिए फ्राइडे को इक्वली स्ट्रांग है, इक्वली स्ट्रांग तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत स्ट्रांग रिबाउंड था। मिड कैप स्मॉल कैप्स में 2-2% का उछाल था, इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। हर एक गिरने वाले के सामने 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे थे जो मजबूती के साथ शुक्रवार को कामकाज कर रहे थे। एफआईज ने, लेकिन मैं देख रहा था आंकड़े, बिकवाली के आंकड़े शुक्रवार के लिए कैश मार्केट में वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन आज का सेशन कैसा रहेगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं क्रेडिट पॉलिसी की कल बात कर रहा था। सीएनबीसी आवाज का जो पोल हुआ था तमाम अर्थशास्त्रियों, बैंकर्स के बीच में, स्ट्रीट डिवाइडेड है 2 चीजों पर, या तो दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस क्यों होगा, 40% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं, और 1/4% के आसपास की कटौती शायद कल सुनने को मिले, ये भी 40% लोगों का मानना है। इसलिए मैंने कहा स्ट्रीट डिवाइडेड है। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो, हमारे मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी शुरुआती कोट प्लेट पढ़ के अच्छा लगा, हफ्ते के पहले दिन आप कह रहे हैं खरीदारी करके चलें, रणनीति क्या होगी सर? मूड तो पूरा खरीदारी करने का है, बस थोड़ी सी आज वो सुबह फिर से खबरें बॉर्डर पर कुछ तनाव की सुनने में आ रही थी, तो उन खबरों पर नजर रखना होगा जो हमें पता नहीं, उसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वहां से किसी तरह की कोई और न्यूज फ्लो आते हैं तो बाजार उस पर रिएक्ट करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजी कितना काम करेगी वो देखने वाली बात है। अदरवाइज एक बार न्यूज फ्लो को अलग रख लें तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का, और शुक्रवार को हमने 8600 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से थोड़ा सा मूड पॉजिटिव रहना चाहिए। 8550 पिछले 2 सेशन में हमने उसे तोड़ा नहीं है, तो मैं उसे स्टॉप लॉस समझ के चल रहा हूं, और ऊपरी स्तर पर 8700 पहला लेवल है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग आने की एक और वजह आशीष ये भी है कि शुक्रवार को भले हमारे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन डेटा उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं, खासतौर से एफआईज की तरफ से। बिकवाली के आंकड़े अब भी हैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जब तक ग्लोबल और हमारे यहाँ का मूड पूरी तरह से क्लियर न हो जाए, साफ दिशा न मिल जाए, तब तक थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगी। तो हो सकता है 8700 8750 की रेंज में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से आती हुई दिखे। बैंक निफ्टी में 19100 अब अहम सपोर्ट है, जहां पर आपको स्टॉप लॉस समझकर खरीदारी करनी चाहिए। 19500, हाँ 19500 के ऊपर अगर बंद हो जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक निफ्टी करेक्शन पूरा कर चुका है, फिर से मजबूती की तरफ बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर न्यूज फ्लो खराब ना हो तो व्यू तेजी का रखना चाहिए। ओके, तो न्यूज फ्लो पर नजर रखें, और प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क कितनी हावी होगी बाजार पे, तो उस न्यूज फ्लो पर नजर रखें। अदरवाइज सारे डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव नजर आते हैं, खरीदारी करने के आज मौके होंगे। 8700 तक के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में अप्रोच करें। लेकिन अनिल एक बात और, वर्ड ऑफ कॉशन ये कि ऊपरी स्तरों पर फिर शायद आपको मुनाफा वसूली का दबाव या बिकवाली हावी होती हुई भी नजर आ सकती है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में खरीदारी करने के मौके। अब मेरे साथ मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना जुड़ रहे हैं। आशुतोष हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रेटिंग क्या कहती है, किस तरह का कामकाज होगा, रणनीति क्या हो? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मजबूती बिल्कुल नजर आती है, मुझे गिरावट का कोई यहाँ पे आशंका नहीं लगती, बट फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, बट टेक्निकली अगर बात करें तो काफी अच्छी सपोर्ट है 8550, 8580 इन लेवल्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के बाइंग करवाना चाहूंगा, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 8680 का। तो रणनीति क्लियर है, दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें, और मोटा मोटी टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस भी सिमिलर जोन्स पर हैं। 8550 से 8580 के जोन्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। 8680, 8700 तक के टारगेट्स के लिए आज आप अप्रोच करें। अच्छा आशुतोष जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी प्लीज शेयर करें। जी बिल्कुल, बैंकिंग में आईडीबीआई बैंक ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 67 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। 70, 72 ये टारगेट्स रहेंगे। सेकंड स्टॉक रहेगा सीएट। अगेन हमने पिछले सेशन में देखा काफी अच्छा यहाँ पे मुनाफा दिखा, बट मुझे लगता है अभी कंटिन्यू रहेगा। 1310 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 1360 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, तो मोमेंटम में है, वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो सीएट खरीदारी करके चलें। और आईडीबीआई बैंक आज की दूसरी टॉप पिक आशुतोष सरना की। आशुतोष धन्यवाद आपका,
और सीधे पूजा के पास चलते हैं कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, शेयर करें। गुड मॉर्निंग। खरीदारी की राय आज सभी कॉल में। स्वाति होडकर ने HCL टेक में खरीदारी करने की राय दी है 830 के टारगेट के लिए, और इनका दूसरा कॉल है मार्क्सन्स फार्मा में जिसमें उन्होंने बाई कॉल दी है। 57 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में, और 50 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। आखिरी कॉल में जेके दोषी ने हिंद पेट्रो में खरीदारी करने की राय दी है। 3 से 4 दिनों में इनका मानना है कि 455 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी 5% से ज्यादा का रेटेड ये स्टॉक आपको कमा के दे सकता है। चलो, हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पर होने वाली है। दोनों एक्सपर्ट्स निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, और साथ साथ जितने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए वो पॉजिटिव साइड पे, यानी कि खरीदारी करने के मौके। IDBI बैंक, सीएट, HCL टेक्नोलॉजीज, मार्क्सन्स फार्मा और हिंद पेट्रोल यानी कि HPCL, इन सब में एक्सपर्ट्स मानते हैं आज खरीदारी करें। लेवल, स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जोड़ है। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? तेजी का ध्यान रखिएगा। अडानी पोर्ट्स में RBI ने जो विदेशी निवेश सीमा है वो करीब 9% बढ़ा दी है। 40% थी, अब वो 49% हो गई, यानी FIS के पास अब 9% ज्यादा हेडरूम हो जाता है इस शेयर में अगर उनको निवेश करना है तो। NCS के लिए भी ठीक यही बात, 10% ज्यादा हेडरूम हो गया है, और आप देखिए 24% पहले विदेशी निवेश सीमा थी और अब वो बढ़कर 34% हो गई है। तो ये दोनों शेयरों में आज तेजी बन सकती है। वैनबेरी हालांकि ट्रेड टू ट्रेड में है ये कंपनी, लेकिन इसके लिए एक अच्छी खबर आई है। अब आप देखिए, एक इनका पतालगंगा में API प्लांट था महाराष्ट्र में, वो इंस्पेक्शन हुआ था, 4 दिन तक चला था, 26 से 29 सितंबर तक इंस्पेक्शन के बाद अब क्लीन चिट मिल सकती है इनको, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और ये दूसरा प्लांट होगा इस साल जिसको क्लीन चिट मिलेगी, तो यहां पर तेजी बन सकती है आज के दिन में। इसके अलावा जो गिरावट देखने को मिल सकती है वो लिकर शेयरों में देखने को मिल सकती है। आप देखिए, शुक्रवार को खबर आई थी कि पटना हाईकोर्ट ने राहत दी थी, लिकर बैन जो लगा हुआ था बिहार में उसको हटा दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने देखिए जो काम किया है वो काफी चिंता में डालने वाला है जिन लोगों ने इन शेयरों में तेजी करके रखी है। 2 अक्टूबर से यानी कल से ही एक नया कानून बिहार में शुरू हो गया है जिसके तहत लिकर के जो नियम है शराबबंदी को लेकर और कड़े नियम उन्होंने लगा दिए। तो ये तमाम शेयर देखिए, ग्लोबल स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, यूबी होल्डिंग, तमाम शेयर आज दबाव में रह सकते हैं इस खबर के चलते। इसके अलावा मारुति के ऊपर रखिएगा नजर। बिक्री के जो आंकड़े आए हैं फेस्टिवल सीजन के चलते जबरदस्त आए हैं। ब्रेजा, बलिनो ने कमाल किया है, ये कह सकते हैं आप। 31% इनकी जो सेल्स है वो बढ़ी है। लेकिन अशोक लेलैंड ने लगातार फिर से देखिए तीसरे या चौथे मंथ में खराब प्रदर्शन दिखाया है। इनकी जो सेल्स है ये 18% घटी है। तो आशीष, अशोक लेलैंड देखिए आज दबाव में रहेगा और मारुति में तेजी देखने को मिलेगी। तो अशोक लेलैंड और तमाम लिकर शेयर्स, इनके लिए आज खराब दिन हो सकता है। लिकर खास तौर पे इसीलिए क्योंकि शुक्रवार को बहुत स्ट्रांग रिबाउंड था, तो आज वो खराब खबरों के चलते दबाव या प्रेशर में पॉकेट आ सकती है। मारुति, वॉनबरी, MCX, अदानी पोर्ट, इन सब के लिए पॉजिटिव खबरें, इसलिए आपकी स्क्रीन पे वो थम्स अप, यानी कि ये स्टॉक शायद लाइकली है कि मजबूती के साथ हर निशान में आज कामकाज करें। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। मैंने बताया था कमोडिटी मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट में क्या टॉप स्ट्रैटेजीज हों, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप फोकस करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स के एक्शन पे और आज की रणनीति पर। कच्चे तेल में आपको याद होगा शुक्रवार को थोड़ा सा, इनफैक्ट अर्ली एशियन ट्रेड में आज सुबह मैं देख रहा था हल्का दबाव है, आधे % के आसपास अगर वो आ जाए आपकी स्क्रीन पे ब्रेंट और NYMEX। लेकिन मैं पूरा कैलकुलेशन बीते महीने का कहता है कि 8% के आसपास कच्चे तेल में मजबूती आई है और अब तो ब्रेंट ऑलमोस्ट $50 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। सोने में प्रेशर मोमेंटम ईज ऑफ हुआ है। क्यों? क्योंकि वो डॉइश बैंक को लेकर जो चिंताएं थी वो खत्म हो गई, स्टॉक में बड़ी तेजी आई, तो सोने में हमने देखा ठंडा कामकाज होता हुआ। लेकिन आज के लिए रणनीति क्या हो इन दोनों ही कमोडिटीज में? एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रेड करेंगे सोने को, कैसे ट्रेड करेंगे कच्चे तेल को आज के लिए सर? जी, अगर देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो गोल्ड में लास्ट वीक नेगेटिव क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर थोड़ा सा एक नेगेटिव
सेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डेटा है वो थोड़े पॉजिटिव हैं यूएस की तरफ से। साथ में डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ लौटी है, तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड नेगेटिव नहीं है, बट खाली शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे के लिए गोल्ड के अंदर बिकवाली करना चाहिए करीबन 31,050 के आसपास। टारगेट नीचे 30,900 और स्टॉप लॉस करीबन 31,150 पे लगा सकते हैं। और कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी होगी? और देखिए क्रूड में देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिला है, अच्छा एक ब्रेकआउट है वॉल्यूम्स के साथ अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें। साथ में अगर हम फंडामेंटली भी जाएं तो ओपेक की मीटिंग से ये निकल कर आ रहा है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें प्रोडक्शन कट को लेकर बात हो सकती है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है क्रूड को लेकर। और हमने देखा था लास्ट वीक अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रूड में नेक्स्ट वीक, इस वीक के लिए और इंट्राडे पर्पज के लिए बाइंग साइड में रहना चाहिए। हमें लगता है कि इंट्राडे में टारगेट ऊपर करीबन 3150 तक, और अगर हम वीकली बात करें तो करीबन 3300 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, कल क्रेडिट पॉलिसी आनी है सर, उससे पहले रुपए में किस तरह का ट्रेड होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज के लिए रुपए की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए रुपये में भी अगर देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इसमें मार्केट नीचे की तरफ ही आया, मीन स्ट्रांग ही हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है रुपये। मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज आज भी थोड़ा अप्रिशिएशन की तरफ हो सकता है। हालांकि 66.50 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, मगर फिलहाल हमने देखा है कि मार्केट ऊपर के लेवल से अभी नहीं टिक पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर रुपये में देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है करीबन 66.90 पे बिकवाली करके चलें, स्टॉप लॉस 67 और टारगेट नीचे करीबन 66.60 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो सोने में प्रेशर आया था फ्राइडे को, वो प्रेशर लाइकली है कि कंटिन्यू होगा। सोने को बेच के चलें 30,900 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में स्ट्रांग मोमेंटम है, वो मोमेंटम शायद कंटिन्यू रहे। उम्मीदें हैं कि ओपेक की जब फॉर्मल मीटिंग होगी नवंबर में तो पॉजिटिव खबरें आएंगी, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू होता हुआ तो 3180 तक के टारगेट्स। और रुपया आज शायद ट्रेड में मजबूत हो, 6660 के टारगेट्स के लिए आप रुपए को फिर बेच के चलें। अनुज जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आईडीएस यानी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का खुलासा हुआ है। इस स्कीम के तहत 64,000 से ज्यादा लोगों ने काले धन का खुलासा किया है। इससे सरकार को 30,000 करोड़ रुपए बतौर टैक्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा छापेमारी में करीब 56,000 करोड़ रुपए की रकम का खुलासा हुआ है। तो काफी हद तक ये स्कीम सक्सेसफुल होती हुई। लेकिन चलिए जाते आते एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आती हुई, लेकिन कई सारे क्यूज हैं जिन पे आपको नजर रखनी है। मजबूती इसीलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स बेहतर थे, डॉइश बैंक में रिबाउंड था, उससे अमेरिका और यूरोप में मजबूती थी। लेकिन ऊपरी स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी ठंडा पड़ता हुआ। दिक्कत एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है लगातार वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो बढ़ती हुई भारत के लिए। अब कल देर रात खबरें आई कि आर्मी कैंप जो जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में था वहां पर टेररिस्ट ने अटैक करा है। तो वो थोड़ा सा इवॉल्विंग सिचुएशन है। अनिल ने भी कहा था न्यूज पे आप खास तौर पर नजर रखें। पर अनिल और आशुतोष से बातचीत हुई, दोनों का मानना है निफ्टी में आप खरीदारी करके चलें, 8680 8700 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करें। हाँ, इन टारगेट्स के आसपास शायद बाजार में बिकवाली या फिर मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो सकता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। कल ध्यान रखें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन होगा डोमेस्टिक। एक और इंपॉर्टेंट क्यों, कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। उर्जित पटेल साहब की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत पहली, और ये पॉलिसी 2:30 बजे कल आएगी। आमतौर पर आपको याद होगा 11 बजे पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता था, कल 2:30 बजे आएगी। और स्ट्रीट डिवाइडेड है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। 40% हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना है 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, 40% का मानना है कि कोई बदलाव नहीं होगा, जस की तस स्टेटस क्यों रहेंगे दरों के लिहाज से। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।